हेलो गाइस, आई एम निर्मल चौधरी। वेलकम टू आसान बायोलॉजी क्लासेस। तो सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आसान बायोलॉजी क्लासेस के ऊपर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी को और ही आसान और बेहतर बनाने में आपकी हेल्प की जाएगी। जो नीट के स्टूडेंट हिंदी मीडियम के, वो उनके लिए मतलब ये वीडियो काफी बेनिफिट रहने वाला है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड डिस्कशन होगा। तो अपन ने देखो लास्ट क्लास के अंदर देखा था एनिमल किंगडम के अंदर पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा देखा था, जस्ट उसका मतलब रिवाइज कर लेते पहले कि इसके में क्या पढ़ा था अपन ने। देखो एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ मैं कि इस संघ के सदस्यों को सामान्यतः स्पंज भी कहते हैं। ये लवणीय तथा असमित होते हैं। ये आदि बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का बना होता है। जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है। जल सूक्ष्म रंध्र औष्ठ्य द्वारा शरीर के केंद्र स्पिंग में प्रवेश करता है, बड़े रंध्र औष्ठ्य द्वारा बाहर निकलता है। फिर जल परिवहन का ये रास्ता भोजन को जमा करने में, शोषण में तथा नाइट्रस अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायक होते हैं। फिर देखा था कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज को नाल तंत्र को आश्रित करता है। फिर इन कोशिका के अंदर पाचन होता है, अंतरा कोशिका होता है, मतलब कोशिका के अंदर होता है। फिर कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिका तथा स्पंजी तंतु का बना होता है। फिर स्पंज के प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं हो, मतलब पृथक नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, यानी उभयलिंग से होते हैं। फिर अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही दोनों बनता है। फिर अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा, लैंगिक जनन युग्म द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्तन अप्रतिष्ठा होता है और वयस्क से भी भिन्न अवस्था की लार्वा पाई जाती है। फिर इसके एग्जाम्पल देखे तो साइकन, साइपा, ये स्पंज या बात स्पंज, स्पंज सोच जलीजी। तो ये अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। और आज अपन डिस्कस करने वाले सिलेंटेट्रा, है ना। तो सिलेंटेट्रा पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, एक एनसीईआरटी जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ताकि आप लाइनें देख लो एक बार, फिर अपन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। देखो सिलेंटेट्रा के अंदर ये लिख रखा है कि ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर तथा मुक्त तैरने वाले सम्मित प्राणी होते हैं। नाइड्रिया नामक दंश कोशिका निमेटोब्लास्ट या नाइट्रोब्लास्ट से मिलकर बनी होती कोशिका स्पर्श हो तो शरीर के अन्य स्थानों पर होती है। फिर लिख रखा है कि नाइड्रिया में निमेटोब्लास्ट स्थिरक, रक्षक तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। नाइड्रिया में उत्तर स्तर संगठन होता है। ये द्विकोर होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा यानी जठर गुहा, इन प्राणियों में केंद्रीय गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। फिर इसके कुछ सदस्य जैसे परवाल तथा परवाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है। फिर इनका शरीर दो आकार से मिलकर बना होता है, पॉलिप तथा मेडुसा। ठीक है, पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार आकृति का होता है जैसे हाइड्रा, और मेडुसा छतरी का आकार का मुक्तप्लाय होता है, ऑरेलिया और जेलीफिश। फिर वे नाइट्रोजन में दोनों आकार पॉलिप और मेडुसा दोनों होते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतर होता है, मेटाजेनेसिस होता है, एग्जांपल ओबेलिया। फिर पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। फिर फायसिलिया पुर्तगाली युद्ध मानव, फिर एडम्सिया समुद्री एनिमोन, पेनिटुलिया समुद्री पीच, गॉर्गोनिया समुद्री व्यंजक, मैंड्रीना ब्रेन कोरल। ये इसके 5 एग्जांपल है जो आपको याद रखने। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी सिलेंटेट्रा। देखो सिलेंटेट्रा क्या होता है, कहाँ ज्यादा कहाँ पाया जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे अपन। फिर इसके अंदर देखो कि कंकाल किसका बना होता है, जैसे पॉरीफेरा के अंदर देखा था अपन ने कंटिका होता था, स्पंजी तंतु का बना होता है। तो वो पॉरीफेरा के अंदर देखा, अब सिलेंटेट्रा के अंदर देखें। तो मैं बता दूं दोस्त कि अपन ने पॉरीफेरा के अंदर एक लाइन देखी थी फर्स्ट, कि ये जलीय तथा सम्मित असम्मित प्राणी होते हैं। तो इसके अंदर देखो पहली बात तो ये जल के अंदर भी होते हैं। ठीक है, जल, और मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, मैराइन के अंदर। मोस्टली मैराइन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये लाइन आपको रटनी है, मोस्टली, है ना। इस एनसीईआरटी में ऐसा लाइन लिख रहा है, ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर, समुद्री, ठीक है। और स्थावर का मतलब, स्थावर मतलब एक जगह स्थिर, है ना। स्थावर और मुक्त, मुक्त मतलब कई जगह, मुक्त मतलब कई जगह जा सकता है ना, स्थावर एक ही जगह होता है ना। तो इसमें लाइन लिख रखी है, जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर तथा मुक्त तैरने वाले सममित प्राणी होते हैं। ये अर्य सममित होता है ना। देखो अपन जस्ट उसको मतलब रिलेटेड करते चलेंगे, जो पॉरीफेरा पढ़ा था ना उसको। देखो पॉरीफेरा के अंदर देखा था अपन ने असम्मित था, अपन ने दिल तोड़ा था, वो सम्मित था। और उसके बाद नीचे एक जूता बनाया था टप्पू के पापा का, तो वो असम्मित है ना। तो पॉरीफेरा सम्मित था, लेकिन ये सम्मित होता है। इनको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो दिल को यहाँ तोड़ सकते हैं अपन, जैसे सम्मित होता है, देखो सम्मित। और मैं समझाते जाऊंगा दोस्त, जहाँ पे भी वर्ड आएगा ना उसको, हर टॉपिक के अंदर जो वर्ड आएगा उसको समझाते जाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सम्मित मैंने वहां समझा दिया था अभी यहाँ नहीं समझाऊंगा, नहीं, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी समझाऊंगा मैं। देखो सम्मित अपन ने जैसे ये देखा था, दिल है दीवाना, उसको तोड़ा था अपन ने ना। दिल किसका दीवाना है, ओनली पढ़ाई का दीवाना है, बस अपन पढ़ाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दिल तोड़ा था अपन ने,
और बहुत ही खतरनाक वाला तोड़ा था अपन ने। तो मैं बता दूं दोस्त कि इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको बोलते हैं सममित। देखो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो इसको बोलते हैं सममित। तो ये अरे सममित होता है ना, ठीक है, ये सममित होते हैं। फिर नाइडर नामक दंश कोशिका निमिटोब्लास्ट और नाइडोब्लास्ट से मिलकर बनी थी। देखो कि अपन एक पॉलिप का एक एग्जाम्पल दे रखा है ना। यहाँ समझा देता हूँ मैं। देखो ऐसा बना रखा है कुछ एनसीईआरटी के अंदर, है ना। देखो इसके अंदर क्या होती है, दंश कोशिका होती है ना। जो इनके क्या दो तीन काम होते हैं वो मैं बता दूंगा, अभी लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर, वो मैं बता दूंगा। जो ये दंश कोशिका होती है ना, ये किससे मिलकर बनी थी, निमेटोब्लास्ट और नाइडोब्लास्ट से मिलकर बनी होती। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ कि दंश कोशिका। देखो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा लिखा है कि दंश कोशिका निमेटोब्लास्ट और नाइडोब्लास्ट से मिलकर बनी होती है ना। तो ये जो दंश कोशिका है किससे, निमेटोब्लास्ट और नाइडोब्लास्ट से मिलकर बनी होती है, जो स्पर्श हो तथा शरीर के अन्य स्थानों पर होती है। जो स्पर्श मतलब ये देखो, ये अधोमुख पर है ना, यहाँ पर ये अधोमुख है ना, तो ये स्पर्श हो तो शरीर के अन्य स्थानों पर होती है। फिर इसके अंदर लाइन लिख रखा है कि नाइड्रिया में नाइडोब्लास्ट, इसका तीन काम होता है ना। तीन काम क्या क्या होता है, पहले तो एक तो मैं यही समझा देता हूँ, स्थिरक। देखो काम क्या क्या होता है मैं वो बता देता हूँ आपको, है ना। काम तीन काम है इसके, एक तो स्थिरक, दूसरा काम है रक्षक, तीसरा काम है शिकार को पकड़ने में सहायक। देखो इसके तीन काम कौन कौन से हो गए, देखो एनसीईआरटी के अंदर ऐसी लाइन लिख रखी है, नाइट्रियम दंश, नाइट्रियम निमेटोब्लास्ट, स्थिरक, रक्षक तथा शिकार को पकड़ने में सहायक। अब स्थिरक का मतलब होता है एक जगह स्थिर रह सकते हैं ना, इनका काम है एक जगह स्थिर रखना। तो इनका क्या काम है, एक तो ये स्थिर रख सकती है। फिर रक्षक, अगर कोई मान लो कि शिकारी आया इसका शिकार करने, आया 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 इसके ऊपर गया, तो ये खुद की रक्षा कर सकती है, इसको मतलब भगा देगी वापस कि जा यहां से, मेरा शिकार मत कर, मेरा शिकार किया तो तेरे को महंगा पड़ जाएगा, तो इसको भगा दिया यहां से। तो इस तरह फिर ये खुद की रक्षा कर दी इसने, ठीक है। फिर शिकार को पकड़ने में सहायक होता है। अब क्या होता है कि शिकार वापस जा रहा था लेकिन इसको गुस्सा आ गया, इस साले आ कैसे गया, तो फिर इसको पकड़ लिया जाएगा खास। तो इस तरह रक्षक तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं, इनके तीन काम हो गए, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी, अगर ये नीट के अंदर आ जाए ना कि इनके तीन काम क्या क्या होते हैं, तो ये रट लो दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसको रट लो, है ना। ये तीन काम रट लो, ये तीन काम याद रखना है आपको, क्या क्या है दंश मतलब नाइडोब्लास्ट के। तो ये तीन काम याद ही रखना है आपको, ठीक है। फिर इसके अंदर लिख रखा है आगे कि नाइडेरिया में उत्तक, उत्तक इस तरह का संगठन होता है। देखो उत्तक, पहले बात तो अपन ने पॉरीफेरा के अंदर किसका देखा था ये बताओ, उसका शरीर संगठन किसका बना होता है पॉरीफेरा के अंदर, बता दो जल्दी, रिवाइज करो, कल तो बताया मैंने। इसके अंदर देखो, इसके अंदर शरीर संगठन उत्तक का बना होता है ना। और पॉरीफेरा के अंदर अपन ने देखा था कि इनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का बना होता है उनका, और इनका उत्तक स्तर का बना होता है।
ये देखो, एक तो ऊतक, फिर ऊतक तंत्र, फिर अंग तंत्र, देखो ऐसा आएगा। देखो अंग अंग इस तरह का शरीर संगठन प्लेट हेल्थ के अंदर पाया जाता है। फिर अंग तंत्र का, अंग इस तरह का तो प्लेट हेल्थ के अंदर, फिर एसके हेल्थ के अंदर पहली बार देखा था कि अंग तंत्र इस तरह का शरीर संगठन है ना। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, जस्ट अपन चल ही रहे अभी, सिलेंट ओराकल तीनों पर हो जाएगा, प्लेट हेल्थ फिर एसके हेल्थ आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ऊतक इस तरह का शरीर संगठन होता है। फिर इसके बाद द्विकोर की होते हैं। द्विकोर की मतलब अभी पहले लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होते हैं, पहले दोनों जनन होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये इसका शरीर संगठन ऊतक किस तरह का बना होता है, ये द्विकोर के होते हैं। फिर इन प्राणियों में केंद्रीय गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा यानी जठरीय गुहा पाई जाती है। केंद्रीय गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा ये रही। जो अधोमुख, ये क्या है? अधोमुख, जो अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है ना, तो यहाँ पे खुली रहती है। देखो इनका नाम नाइड्रिया क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो निमिटोब्लास्ट गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होते हैं ना बीच में, तो इनके अंदर भी पाचन होता है और इनके अंदर ही होता है सब। देखो पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन पाचन होता है ना। तो इसलिए इसका नाम नाइजीरिया पड़ा है ना, उसको नाइजीरिया बोलते हैं। फिर अपने दी कोर की देख लिया। फिर इसमें लिख रखा है कि इन प्राणियों के केंद्र में गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होती है, जो अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। फिर इसके कुछ सदस्य जैसे परवाल और या कोरल, परवाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल तंत्र होता है। ये लाइन आपको याद रखनी। कुछ सदस्यों जैसे परवाल, कोरल, कंकाल तंत्र किसका बना होता है? स्केलेटल की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्केलेटल की बात हो रही तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अपन पॉरीफेरा के अंदर किसका देखा था? कंकाल तंत्र किसका होता है? जस्ट मेरे को रिप्लाई करो। उसके अंदर याद आ गया आपको किसका बना होता है? फिर उसके अंदर कंटिका होता है, स्पंजी तंतु का बना होता है, और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर इसके बाद देखो कि इनका शरीर दो आकार से मिलकर बना होता है, पॉलिप और मेडुसा। देखो आपको दोनों डायग्राम में बना रहा हूं, जो याद रखना है आपको, पॉलिप और मेडुसा का है ना, जो एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। देखो ये पॉलिप, पॉलिप का मैंने बना ही दिया है, और मेडुसा का मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा डायग्राम दे रखा है। देखो ये है मेडुसा, ये पॉलिप। देखो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा लिख रखा है कि इनका शरीर दो आकार पॉलिप तथा मेडुसा से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना होता है, पॉलिप और मेडुसा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉलिप, ये मेडुसा। अब यहाँ पे भी मैं कुछ समझाने वाला हूँ ना, सॉरी। देखो पॉलिप और मेडुसा, अब बात करें अपन कि इनका शरीर दो आकार पॉलिप तथा मेडुसा से मिलकर बना होता है। फिर एनसीईआरटी लिख रखा है कि पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार आकृति का होता है। देखो ये सिलेंड्रिकल और बेलना, मतलब बेलनाकार और स्थावर। देखो पहली बात तो ये स्थावर होता है एक ही जगह, और बेलनाकार आकृति का होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है, और फिर मेडुसा छतरी के आकार का, अम्ब्रेला, छतरी के आकार का मुख प्लाई होता है ना। इसके एग्जाम्पल थे ऑरेलिया, जेलीफिश,
ठीक है। और फिर इसके बाद लिख रखा है कि ये पॉलिप स्तवरता बेलनाकार आकृति का होता है, जैसे हाइड्रा और मेडिसा छतरी का आकार का मुक्त होता है, जैसे पॉलिप और ओरेलिया और जेलीफिश, है ना। तो फिर इसके बाद लिख रखा है कि वे नाइड्रिया जिनके अंदर पॉलिप और मेडिसा दोनों दोनों पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं पीढ़ी एकांतर, है ना। देखो ये दोनों पाए जाते हैं, जिसके अंदर ये दोनों होते हैं उसको बोलते हैं पीढ़ी एकांतर। पीढ़ी एकांतर, और इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। ठीक है, जिसमें पॉलिप और मेडिसा दोनों होंगे ना उसको बोलते हैं पीढ़ी एकांतर, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको ओबेलिया याद ही रखना दोस्त, अगर नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे कि पीढ़ी एकांतर को एग्जाम्पल, तो उसका मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल जिसमें पॉलिप और मेडिसा दोनों होता है तो उसका नाम ओबेलिया, है ना। एग्जाम्पल याद रखना ओबेलिया। फिर एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिख रखी कि पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा मेडिसा उत्पन्न करता है और मेडिसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। देखो जैसे कि इनके कोई बच्चा होगा, ये अलैंगिक जनन मेडिसा बन जाएगा, फिर इनके बच्चा होगा तो लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप बन जाएगा। तो ये ऐसे मतलब चलता रहेगा, है ना। तो इसके अंदर देखो आपका सिलेंडर पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसके जस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो पॉलिप, एडम से पेनिटुलिया मैंड्रिना और ब्रेन कोरन। तो देखो पॉलिप, इसके देखो ये नाम भी है, ये नाम भी आपको याद रखना, पॉलिप को बोलते हैं पुर्तगाली युद्ध मानव। देखो ऐसे याद रखना, देखो इस नाम को याद रखने में बताता हूँ कि गाली कौन देता है, इंसान। इंसान ही देता है ना गाली तो। हाँ, तो पुर्तगाली युद्ध मानव, जब मानव युद्ध करने गया ना तब उसको गाली दे दी, तो इसका नाम भी ऐसे रखना पुर्तगाली युद्ध मानव, है ना। तो ये ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर एडम्स या समुद्री एनिमल, फिर पेनिटुलिया समुद्री पीच। ये देखो दोस्तों ये आपको याद ही रखना है ना, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, और ट्रिक ऐसे बना सकते हैं अपन, लेकिन ऐसे कोई याद करने की कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम्पल याद ही रखने पड़ते, चाहे किसी के भी हो। मैंने भी है तो मैंने याद किया, आपको भी इसी तरह से याद करना है। मैंड्रीना ब्रेन कोरल, और गोरगोनिया समुद्री व्यंजक। देखो ये जो एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है ना, ये सब आपको याद करना है। और देखो इनकी ट्रिक चाहिए याद करने की, तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़ जाना, और इसकी जो सारी ट्रिक है ना वो जो बनाई हुई है तो मैं वो उसके अंदर डाल दूंगा, ताकि आपको ट्रिक याद हो जाएगा, और ट्रिक से जल्दी याद हो जाएगा दोस्त। ऐसे तो देखो याद होने वाले नहीं, और अपन रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी होगा आपको याद। तो ये पांचों पांचों एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। अगली क्लास के अंदर मैं आके जस्ट पहले पूछूंगा इसके एग्जाम्पल बताओ, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करूंगा मैं कि इसका कंकाल तंत्र किसका होता है, फिर पॉलिप लैंगिक जनन होता है या लैंगिक, मेडिसम लैंगिक होता है लैंगिक, फिर पॉलिप मेडिसा कैसे उत्पन्न करता है, कौन से जनन द्वारा, फिर मेडिसा पॉलिप का कौन से जनन द्वारा उत्पन्न करता है। फिर उसके अंदर पूछूंगा कि हाँ ये द्विकोर के होते हैं एक कोर के होते हैं, फिर उसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होती है कि नहीं होती है, फिर उसके अंदर देखो मैं पूछूंगा ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये सब पूछूंगा मैं ना। फिर नाइट्रोजन नामक दंश कोशिका किसकी बनी होती है, फिर इसके तीन काम क्या क्या है।
तो इस सब में पूछूंगा आपको, तो आपको अगली क्लास के अंदर याद होना चाहिए। और मैं जस्ट एक एनसीईआरटी रिवाइज करवा लेता हूँ वापस कि आपके एनसीईआरटी देखो फर्स्ट पेज में ये लिख रखा है कि जलीय अधिकांश समुद्री, लाइन देखो, जो वर्ड समझ में आ रहा है उसको फट बाहर निकल के एनसीईआरटी में पास में लिख लो, फिर उसके बाद में यहाँ देखो कि हाँ इसके बारे में क्या समझा था कि जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर अथवा बेलनाकार आकृति का होता है, मुक्त प्लावी होता है, सॉरी, ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर तथा मुक्त प्लावी होता है। फिर नाइड्रेट नामक दंश कोशिका किससे मिलकर, निमेटोब्लास्ट नाइडोब्लास्ट से मिलकर बनी होती है, जो स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती है। फिर नाइड्रेट में नाइडोब्लास्ट स्थिरक रक्षक तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। फिर नाइड्रेट में ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है, ये द्विकोर के होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होती है, जो अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। फिर इसके कुछ सदस्य जैसे परवाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल तंत्र होता है, कंकाल होता है। फिर इसमें लिखा है इनका शरीर दो आकार, एक तो पॉलिप और एक मेडुसा से मिलकर बना होता है, ठीक है। और फिर पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार आकृति का होता है जैसे हाइड्रा, और मेडुसा छत्रिक आकार का मुक्त प्लावी होता है जैसे ओरेलिया और जेलीफिश। फिर वे नाइट्रेट जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों होते हैं ना, उनको बोलते हैं पीढ़ी एकांतर, मेटाजेनेसिस, उसका एग्जाम्पल था ओबेलिया। फिर अपन ने ये याद किया कि पॉलिप अलैंगिक जन्म द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है और मेडुसा लैंगिक जन्म द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद देखा अपन ने फाइसिलिया पुर्तगाली युद्ध मानव, पेनिटुला समुद्री पीच, गौरकोनिया समुद्री व्यंजक, और मेंडिना ब्रेन कोरल एडम्सिया समुद्री एनिमल। ये 5 एग्जाम्पल देखे ना अपने। तो ये दोस्त एग्जाम्पल याद करने आपको, और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और दोस्त एनसीईआरटी एक लाइन नहीं छूटी, इसके अंदर पूरा सिलेंट टेट्रा कंप्लीट हो गया ना। तो इसके बाद अगर कुछ आ जाए ना दोस्तों, मेरे को बता देना कि हाँ इसके बाद कुछ क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, 100% गारंटी के साथ बोलो इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये जो मैंने लिखा है ना सिलेंट टेट्रा, तो इसके बाद कुछ भी आ जाए तो मेरे को बता देना कि आया। आप किसी भी कोचिंग का एग्जाम दे रहे होंगे, अभी प्रैक्टिस एग्जाम चल रहे होंगे आपके, तो उसके अंदर भी देख लेना आपकी इससे बाहर नहीं होगा, है ना। तो और जो देखो कोचिंग वाले पहले आपको मतलब करने के लिए वो बाहर से क्वेश्चन देते हैं आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन वो नीट के अंदर नहीं आता है ना। तो अपन को नीट वाला जो था, मैंने जो एनटीए वाला देखा, वो ये सारा सारा लिखवा दिया। तो दोस्त विश्वास करिए, मैं नीट के दूसरे दिन, एग्जाम के दूसरे दिन मैं आपको ये लेके आऊंगा, मेरी मतलब क्लिप काट काट के, हाँ दोस्त कि मैंने ये पढ़ाया था और इसमें से ये आया, 100% गारंटी के साथ। उस दिन देखना हाँ रियल ही में आया, फिर मेरे ट्रस्ट करना, अगर आपको ऐसे ट्रस्ट नहीं हो रहा तो। बाकी मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें से आएगा, है ना। तो दोस्तों अपन का लेक्चर हो जाएगा लंबा, बहुत छोटा सा करना है, ये तो छोटा सा था सिलेंट डेटा, तो ज़्यादा आगे बात नहीं करूंगा। अभी आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर कर लेना, ताकि मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो बने रहिए दोस्त अगली वीडियो तक, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा सा आपको लाइक एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो, आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्त।